कल हम लोग क्या पढ़ लिए थे बेटा, कल हम पढ़ लिए थे लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है ना। लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर का पार्ट 1 हम लोग क्या कर लिए थे, पढ़ लिए थे। पार्ट 1 में हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कर दिया था बेटा, बना दिया था, ठीक है ना। पार्ट 1 में हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कर दिया था, बना दिया था। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा बताओ, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन सीधे सीधे क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। एक सेकंड जरा कॉपी देना, कितने हम बन गया था सोल्यूशन डिफरेंशियल, चलो अच्छा सोल्यूशन तक लिख दिया था, चलो ठीक, चलो ठीक, लिखिए लिखिए। कल आपने सोल्यूशन लिखा था, क्या लिखा था बेटा, कल बेटा आपने सोल्यूशन लिखा था, क्या लिखा था बताइए। कल हम सोल्यूशन लिखा था बेटा, क्या लिखा था बताइए। आपने सोल्यूशन लिखा था यू क्यू किसके इक्वल था बताइए, ए एच एन क्यू की, यही था आपका, ठीक है। अभी बताइए आप, वेव फंक्शन किसके इक्वल था आपका, अगर आपको याद हो वेव फंक्शन किसके इक्वल था, वेव फंक्शन आपका था साई क्यू यू क्यू ई टू दी पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2, यही आया था ना वेव फंक्शन। एसिम्प्टोटिक सोल्यूशन से वेव फंक्शन कितना लिया था आपने, इतना लिया था। अब यू क्यू की वैल्यू इसमें रख दीजिए, तो क्या मिलेगा बेटा बताओ, हमको मिलेगा ए एच एन क्यू ई टू दी पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2, ठीक है। इसको इक्वेशन कितना बना देंगे बताओ, 17 ना, 17 ना, 17, चलिए बना दिए 17। चल लिखिए फिर, छाप दीजिए छाप दीजिए छाप दीजिए, जल्दी छापिए जल्दी छापिए जल्दी छापिए जल्दी छापिए। हर्माइट पॉलिनोमियल के आगे से आपको ये लिखना शुरुआत कर देनी है, ठीक है ना। हर्माइट पॉलिनोमियल क्या होता है ये आपको बेटा पता चलेगा कब, जब आप फर्स्ट पेपर क्या करेंगे, पढ़ेंगे स्पेशल फंक्शन, ठीक है, वहां पर आपको पता चलेगा। ठीक है भैया, चलिए चलिए ठीक है बेटा, चलिए फिर लिखिए। सिंस 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 साई इज normalized, since psi is normalized, since psi is normalized, hence 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 volume integral, hence integral minus infinite to infinite psi star psi dq किसके इक्वल आ जाएगा बताइए, 1 के, ठीक है। चलिए फिर लिखिए, बाई, जल्दी करें जल्दी करें जल्दी करें, लिखिए देखिए, बाई ऑर्थोनॉर्मेलिटी कंडीशन, बाई ऑर्थोनॉर्मेलिटी कंडीशन, बाई ऑर्थोनॉर्मेलिटी कंडीशन, या कंडीशन से अच्छा वर्ड है रिलेशन, लिखिए बाई ऑर्थोनॉर्मेलिटी रिलेशन, बाई ऑर्थोनॉर्मेलिटी नहीं लिखिए, बाई ऑर्थोगोनैलिटी रिलेशन, बाई ऑर्थोगोनैलिटी रिलेशन, बाई ऑर्थोगोनैलिटी रिलेशन ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल, ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल, ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल, ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल, वी गेट क्या मिलेगा बेटा बताओ, ए इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, ए इज इक्वल टू बेटा आपका आ जाएगा 1/√π2 की पावर n फैक्टोरियल जन का होल पावर 1/2, छाप दीजिए, ठीक है। अब ये भी कहाँ से आता है, ये भी डायरेक्ट आता है, ठीक है ना। ए की वैल्यू डायरेक्ट क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको कंफ्यूज मत होइएगा, इसको जब वहाँ पर आपको पढ़ाएंगे या जो भी पढ़ाएगा वो आपको बता देगा ये सब, ठीक है ना। वहाँ पर आपको यूज़ होगा, और तो कोनैलिटी कंडीशन क्या होता है हर्माइट पॉलिनोमियल की, वहाँ पर आपको बताया जाएगा, वहाँ पर सब डिटेल में बताया जाएगा, तो आप वहाँ आपके लिए कंफ्यूज बेटा मत होइएगा, ठीक है। चलिए फिर लिखिए, देन बाई
then by equation 17, we get, then by equation 17 we get, then by equation 17 we get, 17 से क्या मिलेगा बताइए? हाँ, रूट पाई 2 की पावर n फैक्टोरियल n का होल पावर 1/2, ठीक है ना, और e टू दी पावर q स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 एच एन अल्फा एक्स, और यहाँ पे साई एक्स कर दीजिएगा। तो या काम करते हैं, पहले हम एक काम करते हैं, रुक जाए, पहले मैं काम करते हैं, पहले इसको नॉर्मल क्यू के टर्म में लिख देते हैं, पहले नॉर्मल इसको क्यू के टर्म में लिख देते हैं, पहले क्यू के टर्म में लिख देते हैं। तो हाँ, यहाँ पे क्यू और यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए? कितना हो जाएगा? एच एन क्यू ई टू दी पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाई, पहले क्यू के टर्म में लिखे, फिर उसको भी अल्फा एक्स के टर्म में कन्वर्ट कर देंगे। सत्रह के बाद इसको 18 कर देना बेटा, इसको 19 कर देना। फिर लिखे सिंस q इज इक्वल टू अल्फा एक्स, दिस इम्प्लाइज दैट साई n x इज इक्वल टू 1/√पाई 2 की पावर n फैक्टोरियल n का होल पावर 1/2 एच एन अल्फा एक्स ई टू दी पावर अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2। कहाँ पे? यहाँ पे नहीं, क्यों नहीं होगा भाई? जैसे q वेरिएबल था वैसे ही x वेरिएबल है, तो हमको x पे डिपेंडेंस दिखानी है ना, तुम अल्फा क्यों लगाएंगे? अल्फा तो वैसे भी कांस्टेंट है भाई, अल्फा पे तो वेव फंक्शन डिपेंड नहीं करे, वो तो कांस्टेंट है, पैरामीटर है। वेरिएशन किसके लिए? रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में ना, इसलिए x लिख दिया हमने। बात समझिए ना? लिखिए, इसको इक्वेशन कितना बना दें बेटा बताओ तो? क्वेश्चन नंबर 20। और यही बेटा क्या है हमारा? वेव फंक्शन का सलूशन है। यही बेटा क्या हमारा? वेव फंक्शन का सलूशन। ठीक है, चल लिखिए, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ Schrödinger wave equation. This is the required solution of Schrödinger wave equation of LHO particle. ठीक है, चल जरा कॉपी देना बाबू, तो जरा सा कॉपी देना। लिखिए, यूजिंग इक्वेशन 7 and 15, using equation 7 and 15, using equation 7 and 15, 7 and 15, we get, using equation 7 and 15 we get, using equation 7 and 15 we get
7 और 15 से क्या मिलेगा बताइए। इक्वेशन नंबर 7 क्या है आपका? बिल्कुल 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 2me एच क्रॉस स्क्वायर अल्फा स्क्वायर किसके बताइए? लैम्डा के। यही है आपका 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर किसके? अल्फा स्क्वायर किसके? लैम्डा के। एंड लैम्डा बराबर किसके इक्वल बेटा? 2n+1 के। ठीक है, तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज दैट 2me बाई एच क्रॉस स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा बताइए? 2n+1 के, है ना। और यहाँ से 2me एच क्रॉस स्क्वायर और अल्फा बराबर था बेटा कितना बताओ तो? अल्फा बराबर था हमारा m ओमेगा अपॉन एच क्रॉस था क्या बताइए? m ओमेगा अपॉन एच क्रॉस का होल पावर 1/2 होगा, यही होगा अल्फा बराबर। ठीक है ना, तो अल्फा स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा बेटा बताओ तो? m ओमेगा अपॉन एच क्रॉस के, और 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? एच क्रॉस स्क्वायर बाई m ओमेगा के। तो यहाँ से 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर यहाँ पे क्या हम एच क्रॉस स्क्वायर बाई m ओमेगा लिख सकते हैं क्या? जी हाँ लिख सकते हैं। और यहाँ से क्या मिलेगा? 2n+1। एच क्रॉस स्क्वायर क्या हो गया? यम क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ठीक है, अच्छा नहीं स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है ना, सिर्फ एच क्रॉस होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए? एच। ठीक है ना, तो यहाँ से एच स्क्वायर से एक एच तुम्हारा बचेगा, तो यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? ई एन इज इक्वल टू एच क्रॉस ओमेगा। भाई देखिए एक एच यहाँ पे बचा एच क्रॉस, एक ओमेगा यहाँ पे, इसको इधर पे दिया, और बाई 2n+1 ऐसे लिख सकते हैं क्या हम? देख लीजिए, लिख दिया। बात समझ आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है भैया ना? छापी जल्दी छापी। और यहाँ दिखा दीजिएगा सिंस, यहाँ ऐसे लिख देना बेटा, सिंस अल्फा इज इक्वल टू m ओमेगा अपॉन एच क्रॉस का होल पावर 1/2। ठीक है, चलिए दिस इम्प्लाइज दैट ई एन इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा बेटा बताओ तो? 2 को अगर अंदर भेज दें तो कितना हो जाएगा हमारा? एच क्रॉस ओमेगा n+1/2। छाप दीजिए। हो गया बेटा? लिखिए हियर n इज इक्वल टू नॉन नेगेटिव इंटीजर। हियर l इज इक्वल टू नॉन नेगेटिव इंटीजर। n इज इक्वल टू नॉन नेगेटिव इंटीजर। और n की वैल्यू किसके इक्वल होती है बेटा? 0 1 2 3 ... एंड सो
ऑन। ठीक है, लिखिए, फिर लिखिए दिस गिव्स द टोटल एनर्जी, this gives the total energy of LHO, टोटल एनर्जी ऑफ LHO बोले तो लीनियर हार्मोनिक ऑस, बेटा तीनों कैपिटल से होता है ना LHO, लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है बेटा, फिर लिखे फ्रॉम इक्वेशन, इसको इक्वेशन कुछ बना दो। लास्ट कितना बना था बाबू? 20 बना था, इसको 21 कर दीजिए। लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 21 it is clear that the energy of LHO R क्या क्या बताइए? n बराबर 0 रखेंगे कितना मिलेगा बेटा? बताओ तो 1/2 H क्रॉस ओमेगा। n बराबर 1 रखेंगे तो कितना मिलेगा? 3/2 H क्रॉस ओमेगा। n बराबर 2 रखेंगे तो कितना मिलेगा बताइए? 5/2 H क्रॉस ओमेगा एंड सो ऑन। छाप दीजिए। लिखिएगा ऑन पुटिंग n इज इक्वल टू 0, 1, 2 एंड सो ऑन। छाप दो। ठीक है, चलिए ठीक है बेटा, चलिए बात कुछ समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, चलिए अब मेरी बात को ध्यान से देखिएगा, आप देखिएगा। ठीक है, चलिए एंड सो ऑन। चलिए मेरी बात को ध्यान देखिएगा। देखिए एक छोटी सी सब हेडिंग आप डाल दीजिए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना? यहाँ तक तो स्टेप एकदम आसान था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कुछ रिजल्ट इसमें हम लोग डायरेक्ट यूज़ किए हैं, वो आपको कब समझ में आएगा? जब फर्स्ट पेपर में आप स्पेशल फंक्शन क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे। ठीक है ना? बाकी सब देखिए कैलकुलेशन ही है। जहाँ कैलकुलेशन डायरेक्ट होगी वहाँ हम लोग डायरेक्ट ही करना पड़ेगा। क्यों? अब देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया आपको, तो उसका सोल्यूशन अब आप नहीं करेंगे, क्योंकि सोल्यूशन उसका अलग 10 नंबर का सवाल आता है। तो उसको अगर यहाँ करने लगेंगे तब फिर 2 सवाल का 1 सवाल होकर रह जाएगा। इसलिए सोल्यूशन को हम लोग वहाँ पे क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं सीधे। वहाँ पे फर्स्ट पेपर में सोल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन का एप्लीकेशन करेंगे सीधे। तो एप्लीकेशन मतलब क्या है? डिफरेंशियल को पहचान गए, उसका सोल्यूशन डायरेक्टली क्या कर देंगे बेटा, रख देंगे। बात समझ आ रहा है? चलिए अब मेरी बात को ज़रा ध्यान से समझिएगा और एक छोटी सी हेडिंग आप डाल दीजिए, छोटी मगर मोटी बातें। एक छोटी सी हेडिंग आप डाल दीजिए, छोटी सी हेडिंग आप डाल दीजिए। छोटी सी हेडिंग क्या है बेटा आपकी? छोटी सी हेडिंग है आपकी 0 पॉइंट, छोटी सी बेटा हेडिंग है आपकी 0 पॉइंट एनर्जी, 0 पॉइंट एनर्जी। छोटी सी हेडिंग है आपकी 0 पॉइंट एनर्जी। ठीक है, इसको नहीं पहले छोड़ दो इसको, 0 पॉइंट एनर्जी। ठीक है, चलिए अब 0 पॉइंट एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए 0 पॉइंट एनर्जी का कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो क्लासिकल मैकेनिक्स को क्वांटम मैकेनिक्स के सीधे क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है। ये हमने तुम लोग समझाया नहीं समझाया किसी दिन? ये समझाया तुम लोगों ने? नहीं कभी समझाया 0 पॉइंट एनर्जी क्या होता है? नहीं समझाए होंगे। चलिए देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो डिफरेंशिएट करता है, तो आप पहला नाम किसको देंगे? 0 पॉइंट एनर्जी को।
या क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स डिफरेंस हम किससे समझेंगे, तो पहला एग्जांपल आप देंगे लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर प्रॉब्लम से। अगर कभी इंटरव्यू में आप जाते हैं और कोई आपसे पूछे कि भाई क्लासिकल मैकेनिक्स क्वांटम मैकेनिक्स दो मैकेनिक्स होती हैं, आप कहेंगे जी सर, तो दोनों में डिफरेंस हम किस समस्या से समझते हैं, किस प्रॉब्लम से समझेंगे हम? कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सके क्लियरली, तो आप क्या कहेंगे, लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर प्रॉब्लम। और वो कैसे डिफ्रेंशिएट करता है आपको हम समझाते हैं, और यहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि क्लासिकल मैकेनिक्स जो होती है वो क्वांटम मैकेनिक्स से ज़्यादा, सॉरी क्वांटम मैकेनिक्स जो होती है वो क्लासिकल मैकेनिक्स से ज़्यादा क्या होती है, लॉजिकल होती है। ठीक है, कैसे आपको हम दिखाते हैं, देखिए समझिए पहले आप लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर प्रॉब्लम को जब आप क्लासिकल थ्योरी से सॉल्व करते हैं, या इसी को ओल्ड क्वांटम थ्योरी भी कहते हैं, किसी किसी किताब में इसी को ओल्ड क्वांटम थ्योरी कहते हैं, तो इसी प्रॉब्लम को जब आप क्लासिकल थ्योरी से सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर बेटा एनर्जी की वैल्यू पता है कितनी आती है, एन एच क्रॉस ओमेगा, कितनी आती है, एन एच क्रॉस ओमेगा। ठीक, अब क्वांटम मैकेनिक्स से जब आपने सॉल्व किया तो एनर्जी की वैल्यू कितनी आई बेटा बताओ, तो एनर्जी हमारा आया है एन प्लस 1/2 एच क्रॉस ओमेगा, एन प्लस 1/2 एच क्रॉस ओमेगा। ठीक है बेटा, तो एनर्जी कितना आ गया क्लासिकल मैकेनिक्स से, एन एच क्रॉस ओमेगा, क्वांटम मैकेनिक्स से एन प्लस 1/2 एच क्रॉस ओमेगा आ गया। बात समझ आ रहा है? अब देखिएगा, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, यन का वेरिएशन दोनों जगह सेम है। यन यहाँ भी कहाँ से स्टार्ट होगा आपका, 0 से, 1 से, 2 से, 3 से, यहाँ भी यन आपका 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, यहीं से स्टार्ट होगा। डिफरेंस क्या है, आइए आपको समझाते हैं, मतलब समझाते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो पॉइंट एनर्जी क्या कहना चाहता है, क्या होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, मान लीजिए एटम का दो स्टेट है, पार्टिकल का दो स्टेट है, एक है आपका ग्राउंड स्टेट और एक क्या होता है बेटा आपका एक्साइटेड स्टेट। ठीक है ना, आप सब लेज़र का सिस्टम पढ़े हैं, आपको पता है लेज़र में एक तीसरी स्टेट भी होती है जिसको मेटास्टेबल स्टेट कहते हैं, है ना। और जिन एटॉमिक सिस्टम में मेटास्टेबल स्टेट पाया जाता है उन्हीं के लिए लेजिंग एक्शन देखने को मिलता है, हमको सब में देखने को नहीं मिलेगा। पॉपुलेशन रिजर्विंग कंडीशन तभी आप मतलब तभी अचीव करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे बना दीजिए ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझिएगा, देखिए ध्यान से मेरी बात समझिएगा, देखिए क्लासिकल थ्योरी से आइए पहले समझते हैं ग्राउंड स्टेट की एनर्जी क्या होगी। क्लासिकल थ्योरी से ग्राउंड स्टेट में पहला वैल्यू यन का कितना चूज करेंगे आप, 0, तो यहाँ पे E0 बराबर किसके इक्वल आ जाएगा बताइए, 0 के। ठीक है, और क्लासिकल थ्योरी से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी बताइए, E1 किसके इक्वल आ जाएगा बताइए, एच क्रॉस ओमेगा के, है ना। ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में डिफरेंस कितने का है बेटा, ये डिफरेंस कितने का है, ये डिफरेंस है हमारा एच क्रॉस ओमेगा का, और ये एच क्रॉस ओमेगा आपका एच न्यू के इक्वल होता है, ये पता ही नहीं पता आपको, एच क्रॉस ओमेगा आपका एच न्यू के इक्वल होता है। कैसे इक्वल होता है देख लीजिए, एच क्रॉस ओमेगा को आप h/2 लिख सकते हैं एच क्रॉस को, और ओमेगा को 2 न्यू लिख सकते हैं, 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, और एक इसके इक्वल हो जाएगा एच न्यू के। तो एच क्रॉस ओमेगा किसके इक्वल बेटा, एच न्यू के। मतलब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के बीच जो एनर्जी का डिफरेंस है वो किसके इक्वल है आपका, वो है आपका 1 फोटॉन के इक्वल है। किसके इक्वल है बेटा आपका, 1 फोटॉन के, 1 फोटॉन की एनर्जी के इक्वल है। ठीक है, चलिए आइए जरा इसको देखते हैं, ये क्लासिकल वाला केस था, ये क्वांटम वाला केस, आइए जरा इसको देखते हैं। E0 की वैल्यू किसके इक्वल है बेटा, n बराबर 0 कितना आ जाएगा बताइए, 1/2 एच क्रॉस ओमेगा, और E1 बराबर कितना आ जाएगा आपको बताइए, 3/2 एच क्रॉस ओमेगा। ठीक है, इसका डिफरेंस भी किसके इक्वल है, बोलो बेटा, एच क्रॉस ओमेगा के, और बोले तो एच न्यू, बोले तो 1 फोटॉन। क्लियर है? ठीक है, सिमिलैरिटी क्या दिखा, ये क्लासिकल थ्योरी से है सीटी से, ये क्वांटम थ्योरी से क्यूटी से, दोनों में डिफरेंस क्या दिखाई दे रहा है आपको बताइए, और सिमिलैरिटी क्या दिखाई दे रही है। सिमिलैरिटी बेटा ये है कि ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जो एनर्जी का डिफरेंस है वो दोनों केसेस में 1 फोटॉन के इक्वल है। ठीक, पर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि क्लासिकल थ्योरी ने कहा
कि जब कोई पार्टिकल अपनी ग्राउंड स्टेट में होगा तो उसकी एनर्जी बेटा क्या होगी, ज़ीरो होगी। कितने सीधे उसने कह दिया कि पार्टिकल ग्राउंड स्टेट में है तो उसकी एनर्जी बेटा कितनी होगी, ज़ीरो होगी। पर क्वांटम मैकेनिक्स का नहीं, पार्टिकल अगर ग्राउंड स्टेट में है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसकी एनर्जी क्या हो, ज़ीरो। उसकी एनर्जी कुछ होगी, हाँ इतनी नहीं होगी कि वो पार्टिकल जंप करके कहाँ चला है, एक्साइटेड स्टेट। भाई अगर इसकी एनर्जी h क्रॉस ओमेगा होती तो जंप करके कहाँ चला जाता, पार्टिकल एक्साइटेड स्टेट में चला जाता। उसके आधी है ना, तो आपको ग्राउंड स्टेट में रहता है। डिफरेंस समझ में आएगा नहीं यार। क्लासिकल मैकेनिक्स से एक सीधे सीधे क्या देता है कि अगर कोई पार्टिकल ग्राउंड स्टेट में है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, ज़ीरो। और क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहता है कि नहीं, पार्टिकल ग्राउंड स्टेट में है तो उसकी एनर्जी जीरो नहीं होगी, बल्कि कुछ होगी, हाँ इतनी नहीं होगी कि जंप करके कहाँ चला जाए, वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाए। आप ऐसे समझिए, आप दुकान से सामान लेने गए, सामान की वैल्यू थी 100 रुपये की, 100 रुपये की, आपके पास 90 रुपया था। क्या आप सामान लेके आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे, या तो दुकानदार को मार पीट दीजिए। क्या आप सामान लेके आ पाएंगे, नहीं ला पाएंगे। तो इसका ये मतलब नहीं है ना कि पैसा ही नहीं था आपके पास। बात समझिएगा भाई, पैसा ना आना तो श्योर कंडीशन होगी, पैसा नहीं था आपके पास। पैसा नहीं रहेगा तब तो 100% पॉसिबिलिटी है कि आप सामान लेके नहीं आएंगे, ठीक है। पर क्वांटम मैकेनिक्स की पॉसिबिलिटीज़ में डील करता है, तो उसने क्या कहा कि नहीं, अगर सामान लेके बंदा नहीं आया है तो इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है कि उसके पास पैसे थे पर 100 रुपये से कम थे, है ना, ज़ीरो भी हो सकता है। तो सारी पॉसिबिलिटीज में ज़ीरो भी आ गया। पर क्लासिकल मैकेनिक्स ने कहा नहीं भैया, वो रिजिड हो गया कि अगर आप सामान लेके नहीं आए हैं, आपके पास पैसे नहीं था। तो ज़्यादा लॉजिकल कौन है, क्वांटम मैकेनिक्स, क्योंकि सारी पॉसिबिलिटीज़ को क्या कर रहा है, डील कर रहा है। और सही बात है भाई, घर से अगर आप निकले हैं पैसा लेके ना निकले होंगे। 100 में से एक बार ऐसा होगा घर से आप निकले अब सामान लेना भूल जाए, मतलब पैसा लेना भूल जाए। अदरवाइज आप निकलते हैं घर से तो पैसा लेके निकलते हैं, क्या इतने का सामान मिलेगा। अब दुकान पर आप गए महंगा है तो आप नहीं ले पाएंगे, वापस आ जाएंगे। बात समझ में आ रहा ना। तो ज़्यादा लॉजिकल कौन है बेटा, क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स। बात समझ में आ रहा ना कि उसमें हर पॉसिबिलिटी को डील किया गया। क्लासिकल मैकेनिक्स में देखिए, क्लासिकल मैकेनिक्स में एग्जैक्ट रिजल्ट बता दिया जाता है, ऑन ऑफ वाला केस होता है, बाइनरी नंबर होता है, अगर स्विच ऑन है तो ऑन है, ऑफ है तो ऑफ है। पर क्लासिकल मैकेनिक्स में क्वांटम मैकेनिक्स में सारी पॉसिबिलिटीज़ को क्या किया जाता है बेटा, डील किया जाता है, ठीक है ना। और इस बात की पॉसिबिलिटी बिल्कुल है, अगर आप सामान लेके नहीं आए हैं, 100 रुपये का सामान था, तो आपके पास हो सकता है 99 ही रुपया हो, 98 ही रुपया हो, 99.99 रुपया हो, पर 100 नहीं ना था। 100 होता तो आप एक्साइटेड स्टेट में हो जाते, सामान लेके वापस आ जाते। बात समझ में आ रहा है बेटा। सो यही जीरो पॉइंट एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्लासिकल मैकेनिक्स को क्वांटम मैकेनिक्स से क्या करता है बेटा, अलग करता है। बात समझ में आ रहा ना कि क्लासिकल मैकेनिक्स में सीधे सीधे कह दिया गया कि एनर्जी हमारी क्या होगी, ग्राउंड स्टेट में जीरो होगी। पर क्वांटम मैकेनिक्स ने कहा नहीं, जीरो नहीं होगी, कुछ होगी, पर इतनी भी नहीं होगी कि जंप करके पार्टिकल एक्साइटेड स्टेट में चला जाए। बात समझ में आया, बात समझ में बेटा लता, ठीक है। चलिए प्रिंटिंग स्टार्ट, लिखिए 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 लिखिए। अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू ओल्ड क्वांटम थ्योरी, अकॉर्डिंग टू ओल्ड क्वांटम थ्योरी, ओल्ड क्वांटम थ्योरी, द एनर्जी ऑफ LHO, द एनर्जी ऑफ LHO बोले तो लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, द एनर्जी ऑफ LHO is En is equal to n h cross omega, is En is equal to n h cross omega, is En is equal to n h cross omega, ठीक है। चलिए En is equal to n h cross omega, फिर लिखे where n is equal to स्मॉल n is equal to, स्मॉल n का वेरिएशन कहाँ से होता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, लिख लीजिएगा 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। फिर लिखे thus we see that in ground state the energy of particle
in ground state the energy of particle is zero. Thus we see that in ground state energy of particle is zero. That is for n is equal to 0, for n is equal to 0, this implies that E0 कितना हो जाएगा बताइए, 0. E0 कितना हो जाएगा, 0. E0 कितना हो जाएगा, 0. ठीक है, फिर लिखिए बट according to modern quantum theory, वही quantum mechanics, but according to modern quantum theory, the energy of LHO particle, the energy of LHO is given by E n is equal to n plus 1 by 2 h cross omega, n plus 1 by 2 h cross omega, n plus 1 by 2 h cross omega. ठीक है, फिर लिखिए n plus 1 by 2 h cross omega. फिर लिखिए in ground state ब्रैकेट में लिखेगा n is equal to 0. in ground state ब्रैकेट में n is equal to 0. in ground state ब्रैकेट में n is equal to 0, ब्रैकेट क्लोज. the energy of LHO is E0 is equal to 1 by 2 h cross omega. E0 is equal to 1 by 2 h cross omega. E0 is equal to 1 by 2 h cross omega. E0 is equal to 1 by 2 h cross omega. ठीक है, फिर लिखिए and is known as 0 point energy, फिर लिखिए पैराग्राफ चेंज करके. thus we see that the existence of 0 point energy is an unique property of quantum mechanics, and it distinguish the quantum mechanics from classical mechanics, ठीक है भैया. चलिए, इसी के साथ LHO प्रॉब्लम क्या हो गया आपका बेटा, खत्म हो गया. आसान था कि मुश्किल था? आसान था. ठीक है, एक चीज़ में आपको दिक्कत आई होगी, जब हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन आपने देखा होगा उसका सोल्यूशन हमने सीधे सीधे लिख दिया. ठीक है, तो जब आप फर्स्ट पेपर पढ़ लेंगे वो भी दिक्कत आपकी क्या हो जाएगी बेटा, दूर हो जाएगी. ठीक है ना. और ऐसा ही अप्रोच करेंगे हम लोग. अब प्रॉब्लम उठाएंगे,
सॉल्व करेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन को, एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमको मिलेगा, हम पहचान जाएंगे कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप क्या पहचानेंगे, हम भी पहचानेंगे, क्योंकि आप तो अभी पढ़े नहीं है। आप पढ़े तो तब भी आप नहीं पहचान पाते, पहचानना पड़ता है भैया ये है, ठीक है ना। जब आप नहीं पहचान पाते, हम आपको पहचानते भैया डिफरेंशियल इक्वेशन है, और आप बहुत अच्छे हैं, आप मान लेंगे कि सर ने कहा तो होगा, ठीक है, सर ने बोल दिया तो होगा, ठीक, और उसका सोल्यूशन भी ये होगा। अब होगा तो होगा, अब इसको सीधे सीधे क्या करना पड़ेगा बेटा, याद करना पड़ता है, ठीक है ना। चलो, इसीलिए हमने आपसे कहा था BSc थर्ड ईयर में बेटा जो फाइनल रिजल्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसी सब प्रॉब्लम्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन आपको स्किप करना है भाई। हम पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व थोड़ी करेंगे यहाँ बैठ करके, तब तो करते रह जाएंगे। 2 प्रॉब्लम मिला करके तब एक प्रॉब्लम का नंबर मिलेगा आपको, कोई मतलब ही नहीं है उसका, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन आया, पहचान के कौन सा है, सोल्यूशन लिखिए, आगे बढ़िए, ठीक है ना। और वेव फंक्शन की वैल्यू से याद कर लीजिए, एनर्जी की वैल्यू से याद कर लीजिए, ठीक है बेटा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आसान था, ठीक है। चल, क्वांटम तुम लोग को आसान लग रहा होगा, क्यों मुश्किल लग रहा है? बोलो जी। क्या चीज? तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हुआ, कैसे पढ़ाया जाएगा, किस बुक में मिलेगा? पढ़ोगे क्या, तुम पढ़ते भी हो? BS राजपूत की किताब में मिल जाएगा आपको, अगर आप पढ़ना चाहें तो। फर्स्ट पेपर में आपका जो टॉपिक है वो जिसकी हम बात कर रहे हैं उसको कहा जाता है, लिखिएगा नहीं, सुनिएगा बस कहानी, उसको कहा जाता है बेटा स्पेशल फंक्शन। क्या कहा जाता है बेटा? स्पेशल फंक्शन। कभी आपने सुना है व्हाट इज स्पेशल फंक्शन? ये पहला आपका टॉपिक रहता है, फर्स्ट पेपर का पहला टॉपिक रहता है स्पेशल फंक्शन। इसको स्पेशल क्यों कहते हैं? व्हाई इट इज कॉल्ड स्पेशल? स्पेशल है क्या, क्या कॉन्सेप्ट होता है इसमें? किसी जीजा दामाद है कि स्पेशल है, स्पेशल क्यों है बताइए भाई। जीजा दामाद तो स्पेशल होते हैं, फंक्शन में क्या है स्पेशल भाई? स्पेशल फंक्शन तो हमने कहीं पढ़ा नहीं था मैथ्स में। देखिए, फंक्शन को डिफाइन करना आसान है पर क्लासिफाई करना बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्या है, कर ही नहीं सकते आप भाई। एक तरीके से आप क्लासिफिकेशन तो डिफरेंट फंक्शन कर ही नहीं सकते आप, क्योंकि हर फंक्शन अलग प्रॉपर्टी होल्ड करता है। बेसिक डिफिनीशन फंक्शन की तो आसान है, पर हर फंक्शन आपका अलग प्रॉपर्टी क्या करता है, होल्ड करता है। तो क्या आप एक तरीके से फंक्शन क्लासीफाई कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते। अलजेब्रिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है ना, ढेर सारे फंक्शन है आपके। इम्प्लिसिट फंक्शन है, एक्सप्लिसिट फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है, नॉन पीरियोडिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो आप कैसे क्लासीफाई करेंगे? एक तरह क्लासिफिकेशन पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो फंक्शन को डिफाइन करना तो आसान है, आप 2 सेट बनाते हैं, कहते हैं यूनिकली होल्ड करना चाहिए, एग्जिस्ट फलाने या ताम जाम। पर क्या फंक्शन को डिफाइंड करना या क्लासीफाई करना पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो स्पेशल फंक्शन कहाँ से आ गया? ये तो नया चीज़ समझ में आ रहा है हमको। स्पेशल फंक्शन क्या होता है बताओ जी हीरो, सेट एंड यूज। स्पेशल फंक्शन क्या होता है? क्या खास बात होगी? देखने में सुंदर होगा ये, क्या खास बात होगी? देखने में सुंदर होगा, बताओ जी लता। नहीं, समझिए पहले आप स्पेशल फंक्शन का मतलब क्या होता है। देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन जानते हैं क्या होता है? क्या होता है बताइए? डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे डिफाइन करते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन को तुम लोग का डाउट आज क्लियर कर दें, वरना तुम लोग परेशान रहोगे हमेशा ही। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है बताइए? डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे डिफाइन करते हैं आप कहते हैं हम बताएं डिफरेंशियल डिफिनेशन भी देखिए बहुत आसान होती है। आप कहते हैं कोई इक्वेशन है, अगर उसमें dy बाई dx है, d2y बाई dx2 है, ठीक है, d क्यूब x बाई d क्यूब y बाई d क्यूब x है, x है, y है, c है, तो यही क्या कहलाता है? हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब एक ऐसा इक्वेशन जिसमें आपका डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो और किसी भी ऑर्डर का या ढेर सारे ऑर्डर्स का, एक आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, एक आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो और कुछ कांस्टेंट्स हो। तो इस तरह का इक्वेशन क्या कहलाता है? हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है, ठीक है। तो आपकी बात समझ में आ रही होगी कि बाय डिफिनीशन
किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखना आसान है, अपने मन से कोई बना दीजिए आप, अपने मन से कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आप बना सकते हैं, बस करना क्या है, इन सब में से कुछ छांट के डाल दीजिए। तो बाय डिफिनीशन डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना क्या है, बहुत आसान है। मुश्किल चीज़ क्या है, उसका सलूशन। मुश्किल चीज़ क्या बेटा, उसका सलूशन। बाय डिफिनीशन डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना बहुत आसान बात है। कोई भी अपने नाम से कोई डिफरेंशियल इक्वेशन बना दीजिए, पर सॉल्व कर पाएंगे आप तब तो अपने मन से कोई बना दीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन, और सॉल्व कर पाएंगे तो भाई अच्छी बात है, नहीं कर पाएंगे तो फ्लॉप हो जाएगा वो, है ना। मैथ्स में बहुत सारे ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन हैं जो अभी तक सॉल्व नहीं किए गए हैं, जो आपको पढ़ाया जाता है और आप बहुत खुश हो जाते हैं, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ज़्यादा जान गए, आप पूरा पेपर पढ़े हैं आप, वो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्वेबल होते हैं, उनको सॉल्व आप कर सकते हैं। तो 100-150 आप सॉल्व कर लेते हैं, उसी में खुश हो जाते हैं कि अरे अब तो जान के डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा करते नहीं करते हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर में आपका थर्ड पेपर शायद है डिफरेंशियल इक्वेशन का, जब आप लोग पढ़ते थे बीएससी फर्स्ट ईयर में थर्ड पेपर है डिफरेंशियल इक्वेशन का, और सॉल्व करके बहुत खुश हो जाते थे, हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर लिया, आ गया सब। बहुत सारे ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन अभी भी हैं बेटा जो सॉल्व नहीं किए जा सकते या नहीं किए गए हैं, ठीक। उनमें से कुछ ही ऐसे हैं जो सॉल्व किए गए हैं, जिनको हम आप पढ़ते हैं, और उनमें से कुछ ही ऐसे हैं जो फिजिक्स में क्या होते हैं, यूज़ होते हैं। बात समझिएगा, बहुत सारे डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे हैं जो सॉल्व नहीं किए गए हैं, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो सॉल्व किए गए हैं, और उनमें से भी कुछ ऐसे हैं जो फिजिक्स में क्या होते हैं बेटा, यूज़ होते हैं, ठीक है। और इन डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है, जाहिर सी बात है हर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन एक फंक्शन होगा। हर डिफरेंशियल इक्वेशन जो आप सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है आपको, एक फंक्शन मिलता है। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो आप सॉल्व करेंगे, भाई मान लीजिए आपने लिखा कोई डिफरेंशियल आपने लिखा है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सोल्यूशन क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू एफ एक्स टाइप की चीज़ मिलेगी। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन आपको y इज इक्वल टू एफ एक्स टाइप की चीज़ मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी भाई। इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन जब भी आप निकालेंगे y इज इक्वल टू एफ एक्स टाइप की चीज़ मिलेगी। तो ये क्या है, कोई ना कोई आपका फंक्शन होता है, ठीक। आप समझिए आप कि ढेर सारे डिफरेंशियल इक्वेशन थे, उनमें से कुछ आपने छांट लिया मैथ्स में जो सॉल्व हो सकते थे, उनमें से फिर कुछ आपने छांटा जिनका फिजिक्स में यूज़ है। तो कई लेवल के फिल्ट्रेशन के बाद निकले ना वो, इसीलिए क्या है वो स्पेशल है, और उनका सोल्यूशन भी क्या है, स्पेशल है। और उसी स्पेशल सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, स्पेशल फंक्शन कहते हैं। तो जो स्पेशल फंक्शन होता है बेटा, वो फिजिक्स में यूज़ होने वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होता है बेटा, सोल्यूशन होता है। और ऐसे 4 आपको पढ़ने हैं, हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन, लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन, लेगुरे डिफरेंशियल इक्वेशन और एक बेसल है। तो हर्माइट, लीजेंड्रे, लेगुरे आपका थर्ड ईयर में है, बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन आपका एमएससी फर्स्ट ईयर में है। बात समझ में आ रहा है, ये होता है कॉन्सेप्ट स्पेशल फंक्शन का। समझ गए होंगे आप बात को, कि कई लेवल के फिल्ट्रेशन के बाद आए हैं वो, तो स्पेशल नहीं है, जीजा दामाद है ये, है कि नहीं, स्पेशल है। कई जगह देखा गया रिश्ता लड़की का, तब जाके फाइनल हुए हैं, तो भाई स्पेशल तो आई है कि नहीं, इसलिए स्पेशल है ना। चलिए, कई लेवल के फिल्ट्रेशन के बाद यहाँ हैं, जहाँ दान दहेज का मामला सेट हो गया होगा, लड़का हैंडसम होगा, अच्छी जॉब करता होगा, हालांकि सब मिलना पॉसिबल नहीं है आजकल, है ना, पर मान के चलिए कि भाई छांट वाँट करके आए हैं तो भाई अच्छे ही होंगे अपने हिसाब से, और जो अपने हिसाब से वो अच्छा ही है, जो अपने हिसाब से मिलता है वो अच्छा ही होता है। अब आप भले उसको मुंह बना के एक्सेप्ट करिए, चाहे अच्छे से एक्सेप्ट, जो अच्छे से मिलता है बेटा वो अच्छा ही होता है। अब ऋतिक रोशन और सलमान खान नहीं आएंगे शादी करने, लड़कियों की बात समझनी पड़ेगी कि ऋतिक रोशन और सलमान खान नहीं आएंगे शादी करने, है ना। जो मिल गया बेटा वही सही है। और जो लड़कियां ऐसे बहुत मीन मेक करती हैं, रणबीर कपूर का फोटो लगाती हैं, उनको अनिल कपूर टाइप के लड़के मिलते हैं, बता दे रहा हम पहले ही, इसीलिए भैया बच के रहिएगा। मजाक नहीं, हम देखते हैं ना जो लड़कियां वो तो करती हैं, अरे ये लड़का कैसा, अरे वो लड़का कैसा है, उनको ऐसे ही मिलते हैं लड़के, फिर जिनको वो कैसा कैसा करती हैं उससे बुरे मिल जाते हैं। अब बगल में फ़ोटो खिंचाती हैं फिर और लिखती हैं वर्ल्ड बेस्ट हस्बैंड, एक दिन में पता चल गया वर्ल्ड बेस्ट हस्बैंड है वो, और हस्बैंड को भी अब लोगों ने काट करके हबी बना दिया, हबी, बताइए हबी क्या है मतलब इसका, वाइफ का वाईफाई हो गया है, वाइफ को लोगों ने वाईफाई बना दिया है। तो वाईफाई तो चलो ठीक है भाई, वाईफाई का मतलब क्या होता है कि दिखेगा नहीं पर कनेक्टेड है वो, बच के रहिए दिखाई नहीं दे रही है पर कनेक्टेड है भैया, बच के रहिएगा कि उसका सिग्नल कैच करता रहेगा, आप कहीं भी जाएंगे वो आपका सिग्नल कैच करता रहेगा अगर आप उसकी रेंज में है तो भैया कनेक्टेड नहीं है आपसे पर है कनेक्टेड, है ना, जुड़े, दिखेगी नहीं कि जुड़ी हुई है पर जुड़ा हुआ है आपसे, फ़ोन में आपके ऐड है वो,
चलिए, हस्बैंड को लोगों ने हैप्पी बना दिया है। चलिए, एक बार एक हम लोग के कॉलेज में हम लोग मतलब हम बैठे थे और एक जो कॉलेज में बहुत सीनियर टीचर है, डीन है, वो बैठे थे। तो एक मैम थी, तो कहीं सारे देखिए मेरे यहाँ ये फंक्शन हो रहा था, तो ऐसे मोबाइल देख रहे थे, तो तक फ़ोन आया किसी का कि देखिए पता नहीं किस हबसी का फ़ोन है। कहते सर हबसी नहीं है, हबी लिखा है। इधर हबसी नहीं है, इधर हबी लिखा है। कह रहे बताइए ऐसे ऐसे नाम सेव कर दिया हबी साहब। अरे इतना अच्छा नाम है आपके हस्बैंड का, उससे सेव की रहती है। हबी भी क्या है, वो जोर से डांटे थे। वो लिखी थी हबी। अब बताइए, ऊपर जी हबसी और हो गया बवाल। चलिए हेडिंग डाल दीजिए, रिजिड रोटेटर। रिजिड रोटेटर, हबसी लिखे रिजिड रोटेटर। देखिए, अ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम, अ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम, अ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम consisting, a quantum mechanical system consisting two TWO2 consisting two TWO2 particles, two particles or bodies, two particles or bodies separated at a 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 small finite distance separated at a small finite distance small finite distance small finite distance and is capable of and is capable of and is capable of rotating and is capable of rotating and is capable of rotating about their center of mass about their center of mass then such quantum mechanical system then such quantum mechanical system then such क्यों हंसे जी तुमको then such quantum mechanical system अरे then such quantum mechanical system is called rigid rotator is called rigid rotator ने नालायक हैं सब is called rigid rotator। चलिए क्यों हंसी यारी बताओ, क्या किसी दीदी की शादी याद आ गई तुमको या किसी दीदी के कांड याद आ गए? चलिए ऐसे कैसे चलेगा दीदी, देखिए नहीं, हम देखते हैं ना लड़कियों को तुरंत वर्ल्ड बेस्ट हस्बैंड, अब ले एक दिन में वर्ल्ड बेस्ट हस्बैंड हो गया वो, क्या बताया जाए। इतना लोग झूठ बोलते हैं सही में, बहुत ज़्यादा झूठ। और फेसबुक व्हाट्सएप पे तो स्टेटस पे तो और झूठ लगाते हैं बिना मतलब का, अननेसेसरी। अरे इंस्टाग्राम में तो मत पूछिए, बचपन का प्यार लिखते हैं लोग, सदियों से सी तलाश जिसे वो तुम हो। अरे यार और कोई काम धाम था ही नहीं जाते इनको, और कोई काम धाम नहीं था इनको, सदियों से तलाश थी ये है। और सदियों से तलाश थी तो यही मिले थे, अन्नू कपूर टाइप। और क्या भाई, सदियों से तलाश वो तुम थे। अरे चेहरा देखो यार, पहले चेहरा देख के कैप्शन डालना चाहिए ना यार, सदियों से तलाश हो तुम थे। बताइए अगर ऐसी तलाश थी आपकी तो अच्छा होता, तलाशी पूरी नहीं होती। क्या बताया जाए, बहुत गरीबी है बाबू देश में।
चीज सही है क्या, जैसे वुमेन्स का रेट बढ़ रहा है, ना है वुमेन्स का क्या चीज़? थाउजेंड पे हाँ बढ़ा है, एक रिपोर्ट आई थी 1043 हुआ है, हाँ बड़े थे हम भी, पर बढ़ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो जब एग्जैक्टली वो होगा, क्या कहते हैं, जनगणना होगी, तब समझ में आएगा। पॉपुलेशन भी घट रहा है, पॉपुलेशन में घट रहा है, कैसे पता चला घट गया है? जब कोरोना के बाद तो घट गया होगा, सही बात है, कोरोना के बाद तो घट गया होगा, कोरोना के बाद तो बहुत घट गया पॉपुलेशन। नहीं घट रहा है, पॉपुलेशन का रेट घट रहा होगा, पॉपुलेशन थोड़ी घटेगी। चाइना थोड़ी ये गोली मार दिया जाएगा पकड़ पकड़ कर लोगों को। कोरोना में तो ये वीडियो आएगा, देखोगे आप, कोरोना में चाइनीज तो कुछ वीडियो आए थे, पकड़ पकड़ के तब बंद कर दे रहे थे, मार दे रहे थे। कोरिया में तो गोली मार रहे थे। हाँ मार दे रहे थे। हाँ अब बताइए, यहाँ पे ऐसा पॉसिबल है? वहाँ डिक्टेटर हैं सब, उनको देश बचाना है अपना, यहाँ ऐसा पॉसिबल है? और क्या, बिल्कुल भाग्यशाली हैं। कम अपने हिसाब से बोल सकते हैं, आप सोच सकते हैं। डिक्टेटर ये बहुत अच्छा है, एक तरह से डिक्टेटर है। चाइना में भी तो डेमोक्रेसी है कहने के लिए, चाइना में तो डेमोक्रेसी है पर कहने के लिए डेमोक्रेसी चाइना में भी है। चलिए देखिए इसमें होता क्या है, देखिए देखिए सोचिए पहले, देखो देखो बेटा, इसमें रीड रोटेट प्रॉब्लम कल ही नेक्स्ट टर्न से समझाएंगे आपको अच्छे से, एक बार समझा देना है क्योंकि फिर लेक्चर का टाइटल बदलना पड़ जाएगा, ठीक है। इसमें आपके दो मासेज होते हैं m1 और m2, ठीक है। दोनों फाइनाइट डिस्टेंस पे क्या होते हैं, सेपरेटेड होते हैं, और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना होता है बेटा बताओ, स्मॉल r, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, अब जो मास m1 है उसको हमने किससे बड़ा मान लिया, m2 से। खैर उससे कोई मतलब नहीं, किसी को आप बड़ा किसी को आप छोटा क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं, ठीक। चलिए, और ये जो पूरा का पूरा सिस्टम होता है, ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो एक्सिस जाती है ना, वो रोटेशन में क्या होता है, कैपेबल होता है, मतलब कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहा होता है, वो रोटेट कर रहा होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री जिसका कॉम्बिनेशन होगा, फिजिकल केमिस्ट्री में यही सेम प्रॉब्लम आपको क्या करना है, पढ़ना होता है ना। जो प्रॉब्लम आप यहाँ पढ़ने जा रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, फिजिकल केमिस्ट्री में यही सेम प्रॉब्लम क्या होता है बेटा, आपको पढ़ना होता है, ठीक। हर प्रॉब्लम का देखिए अप्रोच क्वांटम मैकेनिक्स में सेम होता है। सेम क्या होता है, हम ऐसे लिखाते हैं कि सेम लगेगा आपको। सबसे पहले क्या करेंगे आप, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद श्रोडिंगर इक्वेशन लिखेंगे, और फिर उस श्रोडिंगर इक्वेशन को अपने प्रॉब्लम के हिसाब से क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। यही करना होता है। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, फिर श्रोडिंगर इक्वेशन, फिर उस श्रोडिंगर इक्वेशन को अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लेंगे, और फिर सॉल्व देखेंगे कैसे सॉल्व होता है, ठीक है ना। मेथड देखिए, अप्रोच क्या रहेगा, सब में सेम रहेगा, मेथड सॉल्विंग का अलग अलग हो सकता है, पर अप्रोच क्या रहेगा, सब में सेम रहेगा। जब अप्रोच आप समझ जाएंगे तो बाकी सॉल्विंग वाली क्या होती है, प्रैक्टिस होती है, वो आप सीख जाएंगे, कोई टेंशन नहीं होगा। बात समझ आ रहा बेटा। तो आज की सेवा करते ही समाप्त। बहुत अच्छा लगा आप लोग आए, इस तरह से आते रहा करिए, मुलाकात होती रहेगी, और शादी में जाके लगन उगन में खाते रहिए आराम से, ठीक है ना। चलिए बेटा, शॉट इज़ ओवर।